Good morning. My name is Sitaram मीणा, प्रवक्ता सिविल। आज मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पास्कल लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। के बारे में हम पढ़ते हैं। पास्कल लॉ में क्या है कि पास्कल एक साइंटिस्ट था। उसने एक नियम दिया था कि यदि किसी पात्र में रखा द्रव स्थिर हो, उसका कथन क्या था कि किसी पात्र में रखा हुआ द्रव स्थिर हो तो द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में एक समान होता है। मतलब कहने के क्या मतलब ये था उनका कि एक पात्र लो, उसमें पानी भर दो, पानी स्थिर हो। उस केस में पानी के अंदर किसी भी बिंदु पर यदि आप दाब की बात करोगे तो उस बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब समान होगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया कि एक छोटा ABC, एक छोटा त्रिभुजाकार अंश लिया किसी द्रव का भाग जिसकी मोटाई T है। ठीक है, माना ABC एक छोटा त्रिभुजाकार अंश किसी द्रव का भाग है जिसकी मोटाई T है। इस पे अब P1, P2, कैपिटल P1, P2 एवं P3 तीनों सतहों पर ये जो हमारा त्रिभुज का अंश है ABC, इस पे कैपिटल P1, P2, कैपिटल P3 ये तीनों भुजाओं पर कार्य दाब है। अब द्रव के स्थिर होने के कारण द्रव का त्रिभुजाकार अंश भी संतुलन होगा, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन उसमें लिखा था द्रव स्थिर होना चाहिए। द्रव जब स्थिर होगा तो जो त्रिभुज है त्रिभुजाकार अंश है ये भी हमारा क्या होगा, संतुलन होगा। तो साम्यावस्था में संतुलन में होना मतलब है कि साम्यावस्था के कारण क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशाओं में सभी बलों का बीजीय योग शून्य होगा। पहले हम ये देखते हैं संतुलन का मतलब यह है कि द्रव का जो त्रिभुजाकार अंश है उस पे बाहरी बल जो हम बाहर से बल लगाए बिना बाहरी बल के वो अपनी त्रिभुजाकार स्थिति में बना रहेगा, इसे हम संतुलन कहते हैं। अब साम्यावस्था मतलब किसी भी द्रव के साम्यावस्था में होने के लिए साम्यावस्था हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उस द्रव पे लगने वाले सभी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में सभी बलों का बीजीय योग शून्य होगा। साम्यावस्था के लिए ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि साम्यावस्था के लिए क्या होना चाहिए, तो साम्यावस्था के लिए सभी बलों का बीजीय योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में सभी बलों का बीजीय योग शून्य होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि ये त्रिभुज ABC, इस ABC में ये कोण अल्फा बना रहा है। अब ये कोण अल्फा बना रहा है तो कोस अल्फा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या है BC और कर्ण है हमारा AB। तो कोस अल्फा बराबर आधार अपन कर्ण बराबर BC अपॉन AB, यानी कि BC बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो BC बराबर AB इंटू कोस अल्फा। अब ऐसे हमने साइन अल्फा निकाला। साइन अल्फा के लिए क्या होना चाहिए, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारा AC, कर्ण क्या है हमारा AB, तो AC अपॉन AB यानी कि AC बराबर AB साइन अल्फा। ठीक है, अब क्या है कि ये कैपिटल P1, कैपिटल P2, कैपिटल P3 ये दाब थे जो इसकी सरफेस पर लंबवत कार्यरत है। लेकिन साम्यावस्था के लिए क्या होना चाहिए, बलों का बीजीय योग शून्य होना चाहिए। पहले हमें इस दाब को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बल में। तो बल हमने माना स्मॉल P1, P2 एवं P3 तीनों सतहों पर कार्य लंबवत है बल है। ठीक है, तो बल बराबर जैसे देखो दाब बराबर होगा हमारा बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल बराबर होगा हमारा दाब इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये P2 दाब, ये क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये लंबाई इंटू इसकी मोटाई में T मानी तो क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा AC इंटू T। तो P2 इंटू AC इंटू ये बल होगा। ऐसे हमने ये किया, ऐसे ये किया। अब देखो ये बल क्षैतिज में है, ये ऊर्ध्वाधर में, लेकिन ये बल हमारा इंक्लाइंड। अब इसके दो घटक निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल घटक और एक वर्टिकल घटक। तो बलों का घटक निकालने के लिए हम क्या करते हैं
किसी भी बल का यदि उसने जिस दिशा के साथ कोण दे रखा है, जैसे अल्फा कोण हमारे ये है, ये हमारा पी बल यहाँ पर लगा हुआ है। अब इस पी बल का जिसके साथ कोण बना है वहां तो कोस घटक और दूसरी साइड में हमारा साइन घटक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नीचे की साइड में पी साइन एल्फा और ये हो जाएगा हमारा पी कोस एल्फा। तो ये यहाँ पर स्मॉल p3, ये तो हो जाएगा p3 कोस एल्फा और ये हो जाएगा हमारा p3 साइन एल्फा। ठीक है, अब देखो ये कोण एल्फा है तो ये कोण भी हमारा क्या होना चाहिए एल्फा। अब वो कैसे होगा कि इसको देखो कि मैंने ये जो लाइन यहाँ पर लगी हुई है, ये इसके साथ में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे यहाँ कोण एंगल बनाएगी पूरा इस तरह से। अब इस लाइन को यहाँ से ऐसे ट्रेस करके देखो, ये कोण जो अल्फा होगा वही ये कोण होगा अल्फा। तो ये कोण अल्फा है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे लंबे होता है तो इसका टोटल कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये अल्फा है तो ये कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा और ये इस लाइन के लंबे होता है तो ये 90, तो ये हमारा क्या बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा। तो 90 ऐसे हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस एल्फा प्लस एक्स बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180, तो ये 90 प्लस 90 180, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो एल्फा बराबर एक्स हो जाएगा, यानी ये कोण एल्फा हो जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी दो लाइनों के बीच का बना हुआ कोण एल्फा हो तो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर जो लाइन है उनके बीच के मध्य कोण एल्फा होगा। जैसे कि हमारा ये और ये लाइन के बीच एल्फा कोण है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी उनके बीच में जो कोण होगा वो हमारा क्या होगा 90 होगा। जैसे इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगी और इसके परपेंडिकुलर ये होगी तो इनके बीच में भी कोण हमारा क्या होगा एल्फा होगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये कोण एल्फा आया है। अब आगे देखो साम्यावस्था के लिए क्षैतिज दिशा में साम्यावस्था के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, दैट इज एक्स दिशा में बोलो कि बीजीय योग 0 होगा। तो P1, अब एक्स दिशा में कौन कौन से बोला है P1 और इधर से P3 कोस एल्फा, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारे नेगेटिव। तो P1 माइनस P3 कोस एल्फा इक्वल टू 0। तो P1 का मान यहाँ से रख दिया कैपिटल P इंटू BC इंटू T यहाँ रख दिया और इसका मान यहाँ रख दिया। अब उसके बाद में हमने BC का मान यहाँ से लेके आए, BC बराबर AB कोस एल्फा था, ये मैंने यहाँ पर रख दिया AB कोस एल्फा, इसको मैंने इस साइड में पक्षांतर कर दिया। ये हमारा क्या किया यहाँ पर पक्षांतर कर रखा है, ये तो पक्षांतर जैसे करेंगे तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा प्लस हो गया। और ये AB से AB कैंसिल, कोस एल्फा कोस एल्फा, T से T कैंसिल, तो बचा क्या P1 बराबर P3। ठीक है, इसी तरह हम क्षैतिज दिशा में वैसे ही ऊर्ध्वाधर दिशा में लेंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में कौन कौन से बल कार्यरत है हमारा P2 का कार्यरत है और ये P3 साइन एल्फा कार्यरत है। ठीक है, तो साम्यावस्था के लिए सिग्मा एफ बाई इक्वल टू 0, दैट इज बाई दिशा में बलों के बीजीय योग 0 होगा। तो इसका मतलब कि P2 माइनस P3 साइन एल्फा इक्वल टू 0, यानी कि P2, अब हमने क्या किया P2 माइनस P3 साइन एल्फा इक्वल टू 0, तो P3 साइन एल्फा को हम दूसरी साइड ले गए, तो दूसरी साइड में ले गए तो बचा क्या, मैंने एक स्टेप यहाँ गैप कर दी, ये ऐसे हो जाएगा स्मॉल P2 बराबर P3 साइन एल्फा। अब P2 का मान हमने क्या किया यहाँ से रख दिया P2 का मान P2 AC इंटू T और P3 का मान ये रख दिया। तो ये यहाँ पर रखने के बाद में हमारा ये आ गया। फिर AC का मान हमने पीछे से रख दिया, AC बराबर AB साइन एल्फा, वो रखने के बाद में हमारा यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो जाएंगे, साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल, T से हमारा T कैंसिल, तो बचा क्या P2 बराबर P3। तो P2 समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारा क्या होगा P1 बराबर P2 बराबर P3। इससे सिद्ध क्या होगा, द्रव के किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब समान होता है। तो हमारे क्वेश्चन किस तरह आएगा, या तो लिखे आएगा कि द्रव के किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब समान होता है, इसको सिद्ध करो, या फिर सीधा आएगा कि पास्कल का नियम समझाइए। तो पास्कल के नियम में पहले खतन बताना है, उसके बाद हमने उसकी डेरिवेशन करनी है, फिर ये बताना है। पास्कल के नियम पर आधारित विभिन्न द्रवीय मशीन ऐसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन इत्यादि होते हैं।
तो ये हमारे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि पास्कल के नियम पर आधारित युक्ति निम्न में से युक्ति होगी। तो ऑप्शन में दे देंगे हाइड्रोलिक प्रेस, और दे देंगे बर्नौली, वेंचुरी, और चौथा ऑप्शन दे देगा ओरिफिस मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हाइड्रोलिक प्रेस। थैंक यू।